हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? चलिए बढ़ते हैं उसी टॉपिक में और आज कुछ नया सीखते हैं। देखते हैं एक नया टॉपिक। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं। अभी तक हमने एरर की बात की, एरर से हमने सेंसिटिविटी भी देखा। ठीक है, तो उसी में हम फिर आगे बढ़ते हैं कि हमारा नया चैप्टर है और एक नया कॉन्सेप्ट है कंट्रोल सिस्टम में। अभी तक हमने क्या देखा? टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस किया। अभी रिस्पॉन्स एनालिसिस के बाद में हम टाइम डोमेन में स्टेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। हमारा टॉपिक क्या है? टाइम डोमेन स्टेबिलिटी एनालिसिस। ठीक है, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो हम बात करते हैं, हम जो सिस्टम की स्टडी करने वाले हैं वो टाइम डोमेन में करेंगे। क्या पढ़ने वाले हैं? स्टेबिलिटी टर्म है। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? बेसिकली हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी का मीनिंग क्या होता है। स्टेबिलिटी का मीनिंग है सिस्टम, अगर जो हम क्या करते हैं उस पर इम्पल्स इनपुट देते हैं, ठीक है, तो उसका जो रिस्पॉन्स आएगा वो इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। अगर जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ इम्पल्स रिस्पॉन्स डी ऑफ टी ये एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है? सिस्टम स्टेबल होता है। इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है? जैसे हमने क्या किया है, कोई हमारा एक सिस्टम था, आरएलसी सर्किट था, हमने इस सर्किट पे क्या किया? एक शॉक दे दिया, शॉक वेव दे दी। ठीक है, तो उस वेव को एक बार हमने दे दिया। इम्पल्स सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है? इम्पल्स बेसिकली क्या होता है? बहुत कम समय के लिए बहुत हाई एम्पलीट्यूड, जब इस तरीके का सिग्नल हो, जब बहुत ही कम समय के लिए बहुत हाई एम्पलीट्यूड हो, तो उस सिग्नल को हम इम्पल्स कहते हैं। इम्पल्स का मीनिंग ही होता है एक शॉक दे देना सिस्टम को। हमने क्या किया? इस सिस्टम को एक शॉक दे के छोड़ दिया, तो सिस्टम में कुछ आउटपुट आया। सपोज दैट इस वाले सिस्टम का आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम था, इस तरीके का इम्पल्स रिस्पॉन्स आएगा। तो हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे जाके जीरो की तरफ टेंस टू हो रही है। मतलब अगर जो इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा सिस्टम एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल है। ठीक, तो ये हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। सपोज दैट अगर जो हम किसी दूसरे सिस्टम पे इम्पल्स रिस्पॉन्स देते हैं और उसका रिस्पॉन्स, जो इम्पल्स इनपुट देते हैं उसका रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके का आता, तो इन्फिनिटी पे जाके इसकी वैल्यू इन्फिनिटी हो रही थी, तो एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल नहीं था। ठीक, ये बराबर इन्फिनिटी हो जाता, तो ये सिस्टम हमारा क्या होता? इस टाइप के सिस्टम को हम कहते हैं ये अनस्टेबल सिस्टम है। मतलब हमने क्या किया? किसी भी सिस्टम में एक शॉक दे दिया। सपोज दैट एक बिल्डिंग है हमारे पास, ठीक है, ये मकान बना हुआ था, ठीक है, कई मंजिल का, और इसको हमने शॉक दे दिया। शॉक बेसिकली क्या होगा? भूकंप। कुछ सेकंड के लिए, एक सेकंड के लिए इसको हमने शॉक दे दिया। अगर जो बिल्डिंग टिकी रह जाती है, उस शॉक को वियर कर जाती है, ठीक है, तो हमारा जो सिस्टम होगा वो बेसिक सिस्टम होगा, हमारा स्टेबल सिस्टम होगा। अगर जो ये उस शॉक को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ठीक है, तो जो सिस्टम होगा हमारा वो अनस्टेबल सिस्टम होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिस्टम। फिजिकली हमने देखा कि सिस्टम हमारा किस तरीके का होगा। तो सिस्टम, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, जो हम मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे कि कोई सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है। ठीक है, उसके लिए बेसिकली हम करते क्या हैं? कोई भी हमारा सिस्टम है तो हम क्या करते हैं कि फॉर अ सिस्टम स्टेबल ऑल द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। तो हमारा हमने देखा कि कोई एस प्लेन है, ये एस प्लेन है। एस में क्या होता है? ये जे ओमेगा एक्सिस है, इमेजिनरी एक्सिस है, ये दैट इज द रियल एक्सिस। अगर जो किसी की कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हम निकालते हैं, सी एच इक्वेशंस निकालते हैं और सी एच इक्वेशंस के रूट निकालते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं? सी एच इक्वेशंस निकालते हैं। सी एच इक्वेशंस हमें कहाँ से मिलेगी? क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से। उसका क्या होगा? डिनोमिनेटर, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा वो होगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, और जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगी उसके कुछ रूट्स होंगे। और वो रूट अगर जो क्या है, वो रूट जो है हमारे, अगर जो लेफ्ट साइड है, ऑल रूट, इसमें हम एक वर्ड ऐड करेंगे, ऑल रूट हमारे लेफ्ट साइड है, किसके? जे ओमेगा एक्सिस के।
ठीक है। जे ओमेगा एक्सिस के हमारे लेफ्ट में है, मतलब दिस जोन जो होगा हमारा, ये जोन क्या होगा, स्टेबिलिटी को इंडिकेट करेगा। ठीक है, इसको इस तरीके से देख लेते हैं हम लोग। सपोज दैट ये जोन है हमारा, ठीक है, तो इस जोन में अगर जो कोई भी रूट लाई करता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, स्टेबल सिस्टम होगा, सिस्टम स्टेबल होगा। तो इफ ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैविंग, ठीक है, एक इसमें एक पॉइंट ये हो गया, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं कि जो हमारा क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा टीएफ होगा, उसका जो डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होगा या 1 प्लस जी एस एच एस होगा, 1 प्लस जी एस एच एस के हम रूट निकालेंगे और रूट जो हमारे लेफ्ट साइड है। दूसरी लाइन में हम समझते हैं कि अगर जो हमारे ऑल द रूट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस को क्यू ऑफ एस लिखते हैं, ठीक है, तो ऑल द रूट्स ऑफ क्यू एस, ठीक है, हैविंग नेगेटिव रियल पार्ट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर जो हमारा सी एच इक्वेशंस में माइनस ए प्लस माइनस, ठीक है, जो एस की वैल्यू है, जितने भी रूट्स हैं वो माइनस में है, मतलब माइनस ए माइनस प्लस माइनस जे ओमेगा जो कुछ भी है, लेकिन जो रियल पार्ट है उनका हैविंग ऑल सारे रूट्स हैविंग रियल पार्ट, ठीक है, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, फिर स्टेबल होगा। सिस्टम कहने का मीनिंग तो यही है कि रियल इधर ही लाई करेंगे तो हमारा सिस्टम ये भी क्या होगा, स्टेबल होगा, ये वाला भी स्टेबल होगा, ठीक है, दोनों स्टेबल हो गए। इफ एनी रूट, थर्ड पार्ट है, इफ एनी रूट्स ऑफ क्यू ऑफ एस, ठीक है, क्यू ऑफ एस हैविंग रियल पार्ट पॉजिटिव, ठीक है, तो सिस्टम क्या होगा हमारा, बगैर कुछ सोचे हमारा, अगर जो कोई एक भी इसमें सारे के सारे कंडीशंस हैं, अगर जो कोई एक रूट का भी हमारा रियल पार्ट पॉजिटिव हो जाता है तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा। इसको अभी देखते हैं, ठीक, ये ग्राफ को अभी बाद में बनाएंगे, पहले हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक और पॉइंट है, इफ एनी रूट हैविंग जीरो रियल पार्ट, ठीक है, चौथा जो है, इफ एनी रूट ऑफ क्यू ऑफ एस, ठीक है, इज हैविंग जीरो रियल पार्ट, ठीक है, मतलब इसमें क्या है कि क्यू ऑफ एस में केवल और केवल प्लस माइनस जे ओमेगा होगा, तो अगर जो प्लस माइनस जे ओमेगा होगा तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है, इस जगह हमारा सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। इसको दूसरा बोलते हैं क्रिटिकल स्टेबल। हमने बहुत सारी चीज़ें सेकंड ऑर्डर सिस्टम जब देख रहे थे तो हमने देखी थी। अब इसमें एक दो तीन चीज़ें हैं वो हम इसमें देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमने जब बात किया कि क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसका डिनोमिनेटर जो होता है वो क्यू ऑफ एस होता है, मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है। तो जब हम स्टेबिलिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूल क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट जो हैं वो लेफ्ट साइड ऑफ जे ओमेगा एक्सिस के होने चाहिए। यहीं से देखते हैं, अब हम बहुत अच्छे से देखेंगे कि हमारा स्टेबिलिटी क्या होती है और स्टेबिलिटी को हम जो टेक्निक्स हैं वो क्यों लगाते हैं, उनमें क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो इस सिस्टम्स में जो आगे, जैसे हमने राउथ हर्विट क्यों पढ़ा, राउथ हर्विट के बाद रूट लोकस क्यों पढ़ा, तो वो यहीं से सारी चीज़ें हमारी क्लियर होती चली जाएंगी। तो हमें अगर जो किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, या फिर ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन भी हम कर सकते हैं। जो क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर पार्ट 1 प्लस जी एस एच एस होता है,
वन प्लस जी एस एच एस ही हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है। वन प्लस जी एस एच एस बराबर 0 करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस होती है। उसके जब रूट निकालते हैं तो अगर जो सारे रूट हमारे लेफ्ट साइड हैं, ठीक है, तो वो जे ओमेगा एक्सिस पे हैं तो वो सिस्टम स्टेबल होगा। ठीक है, अगर जो हम जे ओमेगा एक्सिस यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है, सपोज दैट हमारा ये क्या है, जे ओमेगा एक्सिस, और ये है, ये इसको बोलते हैं हम एस प्लेन। ठीक है, ये हमारा क्या है, एस प्लेन है। तो जो पहला पॉइंट है, ये 2-3 पॉइंट्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है। पहला पॉइंट कहता है क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जो होगा वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा, उसके सारे रूट जो निकालेंगे, मतलब जो एस की वैल्यूज हैं वो सारा इधर लाई करता है इस जो, तो सिस्टम क्या होगा, इसके लिए सिस्टम स्टेबल है। लेकिन उसमें से अगर जो कहता है ऑल द रूट ऑफ क्यूएस, क्यूएस के ऑल रूट में नेगेटिव रियल पार्ट है, उनमें नेगेटिव रियल पार्ट है, तो सिस्टम स्टेबल होगा। ये दोनों चीज़ें लगभग सेम है। ये कहना चाहता है जो रियल पार्ट है वो रियल पार्ट इसी एक्सिस पे है, तो स्टेबल होगा सिस्टम। दूसरा कहता है इफ़ एनी रूट, जैसे कुछ रूट इधर भी हैं और कुछ रूट इधर भी चले गए सिस्टम के, तो इस वाले जोन में एक भी चला गया सिस्टम के, ठीक है, कोई एक भी आ गया, ठीक है, तो सिस्टम, मतलब एक भी आ गया तो सिस्टम हमारा अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या कंडीशन, इसके लिए कंडीशन है स्टेबल होने के लिए कि सारे रूट हमारे इधर ही होने चाहिए, इधर नहीं होने चाहिए। ठीक है, इफ एनी रूट हैविंग रियल पार्ट पॉजिटिव, ठीक है, कोई भी में रियल पार्ट पॉजिटिव हो गया, एक का भी एक रूट, जैसे एस की 1 -2 3 है, तो 1 क्या है, रियल पार्ट इधर आ गया, एक रूट इधर आ गया और -3 दो रूट इधर आ गए, तो ये सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तीसरा है इफ द रूट ऑफ करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस हैविंग जीरो रियल पार्ट, तो जीरो रियल पार्ट है उसका मतलब अब क्या है कि वो सिर्फ जे ओमेगा एक्सिस पे उनके रूट लाई करते हैं, तो जे ओमेगा एक्सिस पे यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, 3 जगह हमारे रूट हो सकते हैं, तो वो होगा अनस्टेबल, वो सॉरी मार्जिनल स्टेबल। ठीक है, ये 3 तरीके की चीज़ें हैं, ये हमें देखनी होंगी। और अब आगे थोड़ा सा हम और देखते हैं। हमने ये देखा कि हमारे सिस्टम की जो क्यूएस है उसके जो रूट्स हैं वो रूट्स के आधार पर हमारे सिस्टम की स्टेबिलिटी है। स्टेबिलिटी बेसिकली है क्या कि जो हमारा रिस्पॉन्स है, जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है, वो क्या होना चाहिए, एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल होना चाहिए, इन्फिनिटी पे उसकी कुछ फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। फाइनाइट वैल्यू का मीनिंग है जो एरिया होता है इसके अंडर, इम्पल्स रिस्पॉन्स के अंडर, ठीक है, वो फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए, मतलब इन्फिनिटी पे जाके इसको इन्फिनिटी नहीं होना है, बेसिक ये चीज़ें, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, अब हमने ये चीज़ें देखी तो हम देखते हैं कि जो हमारा सिस्टम है वो स्टेबल हो सकता है, मार्जिनल स्टेबल हो सकता है और अनस्टेबल हो सकता है। ये चीज़ें रफ करते हैं और इन पॉइंट्स को हमें याद रखना है। बेसिकली अगर जो हम इस डायग्राम को याद रखते हैं तो हमारा काम चल जाएगा। सारे रूट जब इधर होंगे तो सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। कोई एक भी इधर आ गया, 5 रूट थे, 4 रूट इधर थे, एक भी उधर चला गया, सिस्टम को अनस्टेबल कर देगा। मार्जिनल स्टेबल क्या होता है, सिस्टम में जब हमारे रूट्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं, मतलब जब रूट निकालेंगे उसका रियल पार्ट 0 होगा, तो जो हमारे रूट होंगे वो जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे। अगर जो कोई रूट जे ओमेगा एक्सिस पर है और उनमें रियल कोफिशिएंट नहीं है तो वो सिस्टम हमारा मार्जिनल स्टेबल होगा। मार्जिनल स्टेबल में सिस्टम 2 तरीके का होगा। अब सिस्टम देखते हैं हमारा क्या होगा। सिस्टम है, सपोज दैट ये सिस्टम है, इस सिस्टम में या तो ये स्टेबल होगा, सिस्टम स्टेबल है, ओके, ठीक है, सिस्टम स्टेबल नहीं है तो नॉट स्टेबल होगा। नॉट स्टेबल की 2 कंडीशंस होती हैं, या तो मार्जिनल होगा या फिर अनस्टेबल होगा। अनस्टेबल और नॉट स्टेबल में फर्क होता है। जो मार्जिनल होगा, मार्जिनल 2 तरीके का होता है, ठीक है। एक जैसे हम कह सकते हैं कॉन्टिन्यूस आउटपुट आएगा, जैसे सपोज दैट ये है, इस तरीके का आउटपुट आएगा तो ये भी मार्जिनल स्टेबल सिस्टम है। और एक इस तरीके का आउटपुट आएगा, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेटिंग, ठीक है, कांस्टेंट होगा। ठीक है,
दोनों तरीके के आ सकते हैं। कांस्टेंट हमारा कब आएगा और ऑसिलेटिंग कब आएगा? जब हमारा कोई रूट ओरिजिन पे होगा तो हमारा सिस्टम क्या होगा, हमारा सिस्टम कांस्टेंट आउटपुट देगा और सिस्टम जे ओमेगा एक्सिस पे होंगे बट ओरिजिन पे नहीं होंगे, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, ऑसिलेटरी नेचर होगा। अगर जो रूट हमारे यहाँ पर है दोनों जगह तो हमारा सिस्टम ऑसिलेटरी होगा, रूट यहाँ पर है सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारा सिस्टम क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने अभी डेफिनेशंस देखी, हम वो डेफिनेशन क्लोज लूप पोल या रूट देखते हैं किसके, रूट हमने देखा किसके रूट देखे, हम जो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन से निकली कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट हम देखते हैं, उनके आधार पर स्टेबिलिटी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट हैं लेकिन ओपन लूप रूट पे नहीं डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब कि हमारे क्लोज लूप ओपन लूप पोल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। मतलब हम कहना ये चाहते हैं कि जो हमारा ट्रांसफर फंक्शन था, मतलब हम सिर्फ सी एच इक्वेशंस के रूट्स देखेंगे, जो स्टेबिलिटी हम जब देखेंगे इसके रूट्स देखेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ जो हमारा ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के रूट्स हैं, ठीक है। इनके रूट से हमें कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है स्टेबिलिटी से, हम सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट देखेंगे, यही हमारा स्टेबिलिटी को डिफाइन करता है। ओपन लूप के रूट से हम स्टेबिलिटी नहीं डिफाइन करते। जैसे एग्जांपल ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया था, जी एस एच एस दिया हुआ है एस प्लस 2 बटे एस प्लस 1, ठीक, एस माइनस 1। तो इस हिसाब से अगर जो इसके रूट हम निकालते, सपोज दैट इसके रूट निकालते, तो इसकी जो इसके रूट नहीं, सॉरी, इसके होंगे पोल, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट बोलो या फिर दोनों चीजें सेम है, या क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल बोलो, पोल्स। देखो इसको अच्छे से समझिए तभी आके हमें रूट लोकस और सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो हमारा क्या था, क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन था, जो क्लोज्ड लूप ट्रांसफर फंक्शन था मतलब सी ऑफ एस बटे आर ऑफ एस, ठीक है, जो ये था ये क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन है और इसका जो डिनोमिनेटर पार्ट है ये सी एच इक्वेशंस थी, ठीक है, ठीक। और इसका डिनोमिनेटर पार्ट क्या होता था, 1 प्लस जी एस एच एस होता था। तो जो ये 1 प्लस जी एस एच एस है ये ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन था, ठीक है। तो अब देखो इसमें पोल क्या होता है, इसमें ये होते हैं जीरोज, एस की जिन वैल्यूज के लिए ट्रांसफर फंक्शन जीरो होगा वो जीरोज होंगे, ऊपर जीरोज होते हैं और नीचे होते हैं पोल, ठीक है। मतलब एस की किन वैल्यूज के लिए ये जीरो होगा, यही तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस है। तो चाहे क्लोज लूप पोल बोलें चाहे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट बोलें, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। तो या तो सी एच इक्वेशंस जो होती है उसके रूट या क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन के पोल, दोनों एक ही चीज़ है। तो जो हमारा स्टेबिलिटी का निर्धारण करता है, जो स्टेबिलिटी हमारी निकलती है वो इससे निकलती है। ये किससे निकलेगी, स्टेबिलिटी यहाँ से निकलेगी, ठीक है। हम इससे स्टेबिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, मतलब यहाँ से स्टेबिलिटी नहीं निकालेंगे। सपोज दैट देखते हैं तो इससे, तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा, क्योंकि एक रूट एस की क्या वैल्यू आएंगी, +1 -1। तो इस तरीके से एक वैल्यू जो है राइट साइड चली गई, लेकिन हम इससे स्टेबिलिटी नहीं निकालते हैं। सपोज दैट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस निकालते हैं, क्या होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है 1/GSHS। तो इस हिसाब से हमारा क्या होगा, 1 प्लस ये बराबर 0 होता है, ठीक, सी एच इक्वेशंस S+2 अपान S+1 इंटू S-1 बराबर 0 होगा, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा S², ठीक है। इसको ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, S+1 इंटू S-1 और प्लस का S+2 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा S² माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस का S प्लस का 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा S² प्लस का S और प्लस का 1 बराबर 0, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, अगर जो हम इसके रूट निकालते हैं, ठीक है, तो इसके रूट क्या आएंगे, तो इसमें S की वैल्यू निकालते हैं तो -1 प्लस माइनस अंडर रूट
1 का स्क्वायर माइनस का 4ac 4 हो जाएगा अपान 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो देखेंगे सारे रूट माइनस का 1/2 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस का 3j√3 माइनस का j√3/2, ठीक है। तो ये रूट होंगे, हम इसको देखते हैं, ठीक है। हम इसको देखेंगे कि हमारा जो रूट्स हैं, ये वाले रूट्स आए हुए, ये सारे इसमें क्या है, रियल पार्ट जो है वो नेगेटिव है। इट मीन्स क्या, सिस्टम हमारा स्टेबल है। अगर जो इसको रूट को ड्रॉ करेंगे कुछ यहाँ पे आएंगे, ठीक है। माइनस का 1/2 और एक रूट यहाँ आएगा, एक रूट यहाँ आएगा, ये वैल्यू होगी √3/2 और ये वैल्यू हुई √3/2, ये माइनस में ये प्लस में, ठीक है। तो इस यहाँ पे आएंगे, ये सिस्टम क्या है, स्टेबल सिस्टम है, क्योंकि इसके सारे रूट, 2 रूट थे, दोनों रूट क्या है, लेफ्ट साइड लाई कर रहे हैं j ओमेगा एक्सिस के, तो ये सिस्टम स्टेबल है। लेकिन अगर जो हम इसका सिर्फ ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन देखते हैं तो वहाँ से हमें ये प्रतीत होता है कि ये सिस्टम हमारा अनस्टेबल है, लेकिन अनस्टेबल नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो हमने एक चीज़ देखी कि जो हमारा मतलब जो स्टेबिलिटी है एक तरीके से इम्पल्स रिस्पॉन्स पे भी डिपेंड करती है। तो हम देखते हैं कि रूट जो है हमारे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के, तो उनकी लोकेशंस, ठीक है, उनकी लोकेशंस के आधार पर उनकी लोकेशंस क्या क्या होगी, तो हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है वो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है, कैसा होगा। ये कुछ फिगर्स हैं, हम देखते हैं, ग्राफ्स हैं हमारे। अगर जो लोकेशन ऑफ, ठीक है, हेडिंग डन, हेडिंग है इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ, ठीक है, इफेक्ट ऑफ लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ CH इक्वेशंस, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अगर जो ये हमारी लोकेशन है और यहाँ पर इम्पल्स रिस्पॉन्स है, ठीक है, अच्छे से देखते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं, माना कि ये फर्स्ट था हमारा, पहले से स्टार्ट करते हैं। ये हमारी j ओमेगा एक्सिस है, कुछ इस तरीके से j ओमेगा एक्सिस इसको ट्रीट करके हुए चलेंगे। अगर जो यहाँ पर है, ठीक है, तो हमारा जो इम्पल्स रिस्पॉन्स होगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स कैसा होगा, हमने देखा था, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को देखा था उसी के आधार पर हम चल रहे हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है, ठीक है। ये क्या है, j ओमेगा एक्सिस है, ये सिग्मा एक्सिस है, ठीक है, ये इम्पल्स रिस्पॉन्स है टाइम डोमेन में, ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, अगर जो हमारा रूट क्या है, यहाँ पर लाई करता है, ठीक है, बिल्कुल सेंटर में, तो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, ut आएगा। ये क्या होगा, ये इसका एक्सप्रेशन e⁻⁻80 ut होगा, ठीक है। अगर जो इम्पल्स रिस्पॉन्स ये है तो हमारा जो पोल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस का रूट होगा वो इस तरीके से होगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, थर्ड क्या होगा, सपोज दैट हमारा फिर राइट साइड अगर जो लाई करता है, ठीक है, राइट साइड इधर लाई करता है तो क्या होगा, थर्ड पार्ट में ये क्या होंगे, ये 1 से जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है, ये होगा e⁻80 और ut, e⁻80 और ut, ठीक, ये हो जाएगा। फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या होगा हमारा, फोर्थ माना कि j ओमेगा एक्सिस पे ही, ठीक है, तो ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा, और मार्जिनल स्टेबल हमने देखा था कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, ये जाएगा, इसकी एक्सप्रेशंस क्या होगी, sin 80, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पांचवा क्या है,
अगर जो हमारे दो रूट हो जाए यहाँ पे, एक इसमें थोड़ा कलर चेंज कर दें तब अच्छा लगेगा, ठीक है। दो यहाँ पे थे, जब जे ओमेगा एक्सिस पे रूट्स आएंगे ओरिजिन को छोड़कर, जे ओमेगा एक्सिस पे कभी भी रूट आएगा तो वो रूट हमारा असिमेट्रिक फॉर्म करेगा, मतलब सिमेट्री बोले तो पेयर्स में होंगे, ठीक है। तो ये दूसरा रूट माना कि यहाँ पे था, इन दो रूट की वजह से जो हमारा ग्राफ आएगा ये चौथा हो जाएगा, पांचवा क्या होगा, ठीक है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, ठीक है, ये होंगे साइन ए टी प्लस साइन वी टी। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी स्टेबिलिटी क्या होगी। ये होगा स्टेबल सिस्टम, ठीक है, ये होगा मार्जिनल स्टेबल, ठीक है। ये क्या होगा, हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक है। ये क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। ये क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा। हमने 5 देखे और रफ करते हैं, आगे देखते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग, ये थी हमारी लोकेशंस, ठीक है। यहाँ पे लोकेशंस, ये लोकेशन है हमारी और ये है इम्पल्स रिस्पॉन्स। तो हम छठा देखते हैं, छठे में क्या होगा हमारा, ठीक है। सिक्स्थ हमारा होगा, मान लेते हैं कि हमारा एक रूट ओरिजिन पे था, एक साइड में था, तो ओरिजिन की वजह से हमारा यूटी आएगा और फिर आएगा ई की पावर एक्सपोनेंशियल डिकेइंग ग्राफ आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको क्या होगा, पहले ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा था, मतलब यहाँ 1 से स्टार्ट हो रहा था, तो अब जाएगा ये कुछ वैल्यू आ जाएगी के और फिर ऊपर से स्टार्ट होगा यहाँ से, ठीक है। कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो इसका एक्सप्रेशन होगा K1 कुछ गेन मिल जाएगा सिस्टम को, और K2 e टू द पावर माइनस के 80, ठीक है। ये होगा, ये मार्जिनल स्टेबल सिस्टम होगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि ये इन्फिनिटी पे भी 1 ही रहेगा। तीसरा क्या है, सातवां क्वेश्चन क्या है, अगर जो हमारे लोकेशंस यहाँ यहाँ होती है, ठीक है, तो एक तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, तो वो ये क्या हो जाएगा, सिस्टम का कुछ के से वैल्यू उठेगी और इस तरीके से जाएगी, ठीक है, एक्सपोनेंशियली राइज करेगी। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, K1 प्लस का K2 e टू द पावर 80, ठीक। तो ये भी ये हो जाएगा अनस्टेबल सिस्टम, ठीक। अब आठवां क्या है, अगर जो हमारा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है, तो इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2 e टू द पावर 80 माइनस का प्लस का K3 e टू द पावर BT, ठीक। ये भी अनस्टेबल सिस्टम होगा, ठीक। इस तरीके से रूट आएंगे तो अगर जो इधर चला गया तो अनस्टेबल ही होगा। सातवां नवा क्वेश्चन, ठीक है। अगर जो रूट हमारे यहाँ यहाँ आते हैं तो क्या होगा, ये सेकंड ऑर्डर सिस्टम है, ठीक। हमारा क्या होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस 80 साइन BT, PT BT कुछ भी लिख देंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम फिर से देखते हैं, यहाँ पर ये लोकेशन है, ठीक है, और इधर इम्पल्स रिस्पॉन्स, ठीक है। अब इसका क्रॉस उल्टा देखते हैं, इस वाले का 10वां, अगर जो इधर इधर हो जाता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ठीक है, ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। फिर 11वां देखते हैं, अगर जो मल्टीपल रूट आ जाते हैं यहीं पे, तो इसका पहले क्या था,
ये बनेगा टी इंटू ई टू द पावर माइनस का ए टी यू टी, ठीक है। तो इसका कुछ ग्राफ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। इसका हो जाता है ई टू द पावर ए टी साइन बी टी, ठीक है। ये स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या है, 12th नंबर हम देखते हैं, अगर जो इधर पे मल्टीपल रूट्स हो जाए, ठीक है। ये 10वां है, 11वां है, ये 12वां है, ठीक है। तो ये हो जाता है ई टी ई टू द पावर ए टी, ठीक है। यूटी, यूटी तो वैसे सब में ही लगेगा, पहले से जो बनाते हुए आए। ये अनस्टेबल सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 13th हम देखते हैं, यहाँ पे 13th में इस जगह पे मल्टीपल रूट्स आ जाए, ठीक है, दो दो रूट्स हो जाते हैं। तो उसका क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी और यू टी, ठीक है। उसमें टी मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि मल्टीपल रूट टी मल्टीप्लाई हो जाता है। कुछ इस तरीके से बनेगा, ये भी स्टेबल सिस्टम हो जाएगा। अगर जो ओरिजिन पे, ठीक है, ओरिजिन पे 14th केस देख लेते हैं। ओरिजिन पे क्या है, ओरिजिन पे मल्टीपल रूट्स बन जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, टी हो जाता है, टी यू टी रैंप सिग्नल बनता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक यहाँ पे बना लेते हैं, ठीक है। अगर जो ओरिजिन पे हमारे मल्टीपल रूट्स आ जाते हैं तो क्या होगा, ये बनता है टी ई टू द पावर टी साइन ए टी यू टी, ठीक है। अनस्टेबल सिस्टम, ठीक है। तो अब हम कंक्लूजन करते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे ग्राफ देख लिया, आप याद रखिए ना याद रखिए, कोई इतना लोड नहीं है, बस सिर्फ इतना याद करना है कि अगर जो हम लोकेशंस ऑफ रूट देखें तो हमें पता चल जाना है कि ये सिस्टम हमारा स्टेबल है कि अनस्टेबल है। इसको देखेंगे क्या लगेगा, मार्जिनल स्टेबल है सिस्टम, ठीक है, क्योंकि एक रूट जे ओमेगा एक्सिस पे आ गया। इसमें क्या है कि अनस्टेबल है सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, अनस्टेबल है सिस्टम, ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है, ठीक, स्टेबल है सिस्टम। इसके बाद इसको देखेंगे, अगर जो मल्टीपल रूट ऑन जे ओमेगा एक्सिस आते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। पहले सिस्टम अगर जो ओनली सिंगल पेयर्स के फॉर्म में जे ओमेगा एक्सिस पे रूट्स हैं, देन द सिस्टम इज स्टेबल। अगर जो मार्जिनल स्टेबल, अगर जो मल्टीपल आ जाते हैं तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा। लेफ्ट साइड अनस्टेबल, राइट साइड स्टेबल सिस्टम, ठीक है। और लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगर जो राइट साइड लेफ्ट साइड में मल्टीपल भी आते हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जे ओमेगा एक्सिस पे जैसे ही आएंगे सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें हमें लोकेशन उससे देख लिया कि पोल और रूट ये सारी चीज़ें कैसे होती थी, तो उसके हिसाब से हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट्स निकालेंगे। रूट्स जो निकलेंगे, रूट्स को हम जे ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करेंगे। अगर जो उनका कोई भी रूट्स हमारा जे ओमेगा एक्सिस के राइट साइड चला गया, इट मीन सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि सारे रूट अगर जो लेफ्ट साइड है सिस्टम स्टेबल होगा। अगर जो रूट जे ओमेगा एक्सिस पे ओनली ऑन जो जे ओमेगा एक्सिस पे है तो सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, नहीं भी होगा, ठीक है। क्योंकि अगर जो मल्टीपल रूट्स बनते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा, जैसे कि ये केस बनता है, ठीक है। मल्टीपल रूट ऑन जे ओमेगा एक्सिस ये केस बनता है, ठीक है। सिंगल रूट है तो मार्जिनल स्टेबल होगा, ओरिजिन पे है तो कांस्टेंट जाएगा, ओरिजिन के छोड़कर है, ओरिजिन पे है हमने उसी में देख लिया था, ओरिजिन पे कोई फ्रिक्वेंसी नहीं होगी, जैसे जैसे ऊपर उठेगा फ्रिक्वेंसी आएगी। तो अगर जो ऊपर है तो ऑसिलेटरी होगा, अगर जो ओरिजिन पे है तो देन द सिस्टम विल बी नॉट ऑसिलेटरी इन नेचर, ठीक है। अब हमने देखा, तो इसके आगे हम देखेंगे कि जो हमारी स्टेबिलिटी होती है उसके टाइप्स क्या होते हैं स्टेबिलिटी के, ठीक है। हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिस्टम की स्टेबिलिटी देखेंगे। अभी तो जस्ट ओवरव्यू है, हम सिस्टम की स्टेबिलिटी के अंदर अभी घुसे ही नहीं है, ठीक है। अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी की बातें कर रहे हैं कि ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी होती है हमारी वो क्या होती है, ठीक है। एक चीज याद रखना, अगर जो जे ओमेगा एक्सिस पे मल्टीपल रूट्स हैं, मल्टीपल रूट्स बोले तो क्या होता है, जैसे ये है एक के ऊपर एक, जैसे ये J2 था तो दूसरा भी माइनस, यही प्लस ऊपर तो प्लस होगा, ये आ जाए, मल्टीपल हो गए, एक ही जगह पे दो आ गए तो वो अनस्टेबिलिटी की कॉज करेगा। लेकिन अगर जो लेफ्ट साइड में मल्टीपल हो गया तो अनस्टेबल नहीं होगा सिस्टम, ठीक है।
अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी। ठीक है, द टाइप्स ऑफ स्टेबिलिटी, हमारी स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी के हमारी जो स्टेबिलिटी एज पर डेफिनेशंस है वो 5 प्रकार की होती है। 5 प्रकार से हम स्टेबिलिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी होती है। जो फर्स्ट है बाउंडेड इनपुट, बाउंडेड आउटपुट। ठीक है, दूसरी क्या है असिम्प्टोटिक। ठीक है, तीसरी हमारी है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट और ऑलवेज। ठीक है, फिर होती है कंडीशनल, चौथी है रिलेटिव। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखते हुए चलते हैं। देखो बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट क्या होता है, यहाँ पे हम लिखते हैं और उसकी डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट में हम देखते हैं, फर्स्ट क्या है BIBO। इसकी डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू बाउंडेड इनपुट और बाउंडेड आउटपुट सिस्टम मस्ट बी बाउंडेड फॉर बाउंडेड इनपुट। मतलब सिस्टम रिस्पॉन्स must be bounded for bounded input। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, अगर जो कोई सिस्टम है हमारा, ठीक है, उसमें हमने क्या किया बाउंडेड इनपुट दे दिया। बाउंडेड इनपुट सिंस मीनिंग दैट कि हमने क्या किया, कोई ये इनपुट दिया, इट मीन्स ये बाउंडेड इनपुट है, ये बाउंडेड इनपुट है, तो इसका जो आउटपुट होगा वो भी बाउंडेड होगा। उस तरीके का सिस्टम जो होगा वो BIBO बोलते हैं। बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट टाइप होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असिम्प्टोटिक जो स्टेबिलिटी होती है। स्टेबिलिटी की डेफिनेशन है, जैसे बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट सिस्टम है, इट मीन्स कि सिस्टम में अगर जो हम बाउंडेड इनपुट देंगे तो उसका जो आउटपुट होगा बाउंडेड आउटपुट होगा। दूसरी है असिम्प्टोटिक, असिम्प्टोटिक। ठीक, ये स्टेबिलिटी क्या होती है, जैसे अकॉर्डिंग टू दिस स्टेबिलिटी द आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी टेंस टू जीरो। आउटपुट ऑफ द सिस्टम मस्ट बी टेंस टू जीरो व्हेनेवर, ठीक है, in the absence of absence of इनपुट। मतलब कहने का क्या है कि अगर जो सिस्टम में इनपुट नहीं है तो सिस्टम का आउटपुट जीरो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिस्टम में इनपुट नहीं है आउटपुट आ रहा है। अगर जो सिस्टम में इनपुट नहीं है तो सिस्टम का आउटपुट जीरो होना चाहिए। उस टाइप की जो स्टेबिलिटी होती है सिस्टम की वो क्या होता है, एसिम्प्टोटिक स्टेबल होता है। फिर जो ये हमारा होता है, ठीक है, ये हमारा रिस्पॉन्स आधारित है, मतलब जो उसके आउटपुट आ रहा है। ठीक है, और ये हमारा जो है वो सिस्टम पैरामीटर आधारित है। ठीक है, मतलब जो ये रिस्पॉन्स पे है, जैसे जो आउटपुट की बात कर रहा है, असिम्प्टोटिक में भी आउटपुट क्या होना चाहिए, वो जीरो होना चाहिए। ये दोनों क्या है, सिस्टम के रिस्पॉन्स से रिलेटेड स्टेबिलिटी की डेफिनेशंस हैं। अब ये तीन जो हैं, फर्स्ट थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये सिस्टम के पैरामीटर से रिलेटेड स्टेबिलिटी है। मतलब सिस्टम में कोई पैरामीटर के आधार पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं। ठीक है, मतलब उसमें सपोज दैट सिस्टम के किसी पैरामीटर की उसकी जो स्टेबिलिटी है किसी पैरामीटर पे डिपेंड करती है विद रिस्पेक्ट टू द पैरामीटर ऑफ द सिस्टम है। इन द सिस्टम स्टेबिलिटी ऑफ द वैल्यू ऑफ पैरामीटर, मतलब अगर जो उसकी वैल्यू को हम चेंज करते हैं तो सिस्टम स्टेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी। तो ये कोई सिस्टम के पैरामीटर पे आधारित होती है। तो जैसे हमारी जो पहली है स्टेबिलिटी वो है एब्सोल्यूट इंटीग्रल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि सिस्टम, जैसे हम बेसिकली जो आगे बात करेंगे रूट लोकस, टोटली जो होता है रूट लोकस हमारा सिस्टम गेन पे होता है, दैट इज के। ठीक है, वो गया पैरामीटर जो है सिस्टम गेन या ओपन लूप गेन हमारा जो होता है उसके आधार पे हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड पार्ट है उसका मीनिंग क्या है कि के की वैल्यू हम जीरो से लेके इन्फिनिटी तक ले जाएं। मतलब के की किसी वैल्यू के लिए सिस्टम, के की हर वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, उसको बोलेंगे एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम। मतलब वो हर वैल्यू के लिए स्टेबल है, के की कुछ वैल्यू हो। एक कंडीशनल स्टेबल होता है कि के की कुछ वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, कुछ वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल नहीं है।
जैसे कि K1 से K2 के बीच में सिस्टम स्टेबल है, ठीक है, बाकी क्या है स्टेबल नहीं है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हो जाती हैं, इस रेंज में सिस्टम क्या है स्टेबल है, अदर देन दिस है तो सिस्टम क्या है अनस्टेबल है। K बराबर K2 जो है वो सिस्टम क्या है मार्जिनल स्टेबल है, और फिर K2 से आगे की जो वैल्यू K की है वहाँ पर सिस्टम अनस्टेबल है, ठीक। तो ये कंडीशनल हो गया, मतलब सिस्टम K की वैल्यू के हिसाब से कंडीशनल स्टेबल है, ठीक है। एब्सोल्यूट इंटीग्रेबल में सिस्टम का कोई पैरामीटर जो है वो उसकी वैल्यू कितनी भी हो, मतलब जैसे गेन है, गेन कितना भी हो, सिस्टम स्टेबल है तो वो उस तरीके का सिस्टम एब्सोल्यूट स्टेबल सिस्टम होगा। कंडीशनल स्टेबल सिस्टम क्या होता है, जिसमें K की डिफरेंट वैल्यू पे उस सिस्टम की स्टेबिलिटी हम देखते हैं। तीसरा क्या होता है, पांचवा क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी। रिलेटिव स्टेबिलिटी में होता क्या है कि सिस्टम की स्टेबिलिटी डिटरमाइन रिलेटिव, मतलब रिलेटिवली मोर स्टेबल कौन सा है, मोर स्टेबल, ठीक है, मोर स्टेबल, ठीक है। मोर स्टेबल सबसे ज्यादा कौन है, जो रिलेटिव स्टेबिलिटी एनालिसिस है वो किसके बिहाफ पे, विद द हेल्प ऑफ द टीएस। टीएस क्या बताता है, सेटलिंग टाइम हो या एमपी हो, इन टाइम डोमेन में, ठीक है, इन दोनों डोमेन में हम क्या करते हैं, यही दो पैरामीटर तो हैं कि जैसे टीएस किसी का ज़्यादा हो गया तो वो कम स्टेबल है, ठीक है, ये टाइम डोमेन में हो गया, और दूसरा फ्रीक्वेंसी डोमेन में है, जैसे हमारा गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, ठीक है, जीएम पीएम, ठीक है, ये होता है फ्रीक्वेंसी डोमेन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, ठीक है। तो हमने देखा जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट का मीनिंग क्या है, बाउंडेड इनपुट के लिए बाउंडेड आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। असिम्प्टोटिक क्या होनी चाहिए, आउटपुट जीरो होना चाहिए व्हेन एवर इनपुट इज नॉट प्रेजेंट। एब्सोल्यूट क्या होती है, कोई सिस्टम पैरामीटर है उसकी हर वैल्यू के लिए सिस्टम स्टेबल है, वो एब्सोल्यूट है, मतलब ऑलवेज स्टेबल है। कंडीशनल क्या है, कुछ वैल्यू के लिए सिस्टम अनस्टेबल है, कुछ वैल्यू के लिए स्टेबल है, कुछ वैल्यू के लिए मार्जिनल स्टेबल है, ठीक है। रिलेटिव क्या होता है, दूसरे के कंपैरिजन में सिस्टम मोर स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है, तो उसके लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जैसे टीएस की कंपैरिजन करेंगे, एमपी में कंपैरिजन करेंगे, गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में करेंगे, तो वहाँ से हम देखेंगे कि सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या है। हमने स्टेबिलिटी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत डिटेल देखा, और हमने यहाँ पर ये चीज़ देखी, टोटली क्या देखा कि जो हमारा स्टेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड करती है, रूट्स ऑफ CH इक्वेशंस, ठीक है। अब हमें ये पता चल गया कि किसी की स्टेबिलिटी को हमें फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि मिस नहीं करना चाहिए। हमारी किसी भी सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें चाहिए तो उसके ट्रांसफर फंक्शन से हमें उसके CH इक्वेशन निकालनी होगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस के रूट निकालने होंगे, रूट से फिर हमें क्या करना होगा, उसकी स्टेबिलिटी को चेकआउट करना होगा। पहला काम तो ये हो गया हमारा। तो सपोज दैट हमारी अगर जो सेकंड ऑर्डर है तब तो हम रूट निकालेंगे, थर्ड ऑर्डर है रूट निकालेंगे, फोर्थ ऑर्डर है तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। जैसे जैसे हमारे सिस्टम का ऑर्डर बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो डिनोमिनेटर पार्ट होता है उसमें हाईएस्ट पावर ऑफ एस, जितनी पावर होगी एस की उतने ही रूट्स होंगे। अगर जो सिस्टम सेकंड ऑर्डर का है तो उसमें 2 रूट होंगे, ठीक है। सिस्टम फोर्थ ऑर्डर का है तो उसमें 4 रूट होंगे, ठीक है। तो जितने ऑर्डर का सिस्टम है उतनी उसमें रूट होंगे, और जितने रूट होंगे कैलकुलेशन उतनी ही टफ होती जाएगी। तो जैसे कि हमारा सिस्टम, अब हमारे पास जैसे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है कि हमें अगर जो सिस्टम की स्टेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो उसके रूट्स निकालो, CH इक्वेशंस के, उनको j ओमेगा एक्सिस पे प्लॉट करो। प्लॉट करने के बाद इससे पहले जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास क्या ऑप्शन है, या तो हमें क्या होना, इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालो, इम्पल्स रिस्पॉन्स को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट या इम्पल्स रिस्पॉन्स को प्लॉट करके देखो। तो इम्पल्स रिस्पॉन्स निकालना अपने आप में बड़ी चीज़ है। इम्पल्स रिस्पॉन्स अगर जो हमें पता चल गया तो उसका ग्राफ बनाओ या फिर उसको इंटीग्रेट करो, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो इससे इजी प्रोसेस क्या है कि हम क्या करेंगे, उसके रूट्स हम क्या करेंगे, उसका ट्रांसफर फंक्शन निकाल लेते हैं। ट्रांसफर फंक्शन से हम क्या करते हैं, उसके CH इक्वेशंस निकाल सकते हैं। ट्रांसफर फंक्शन 2 टाइप के होते हैं, क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन, एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। क्लोज लूप दिया है तो डिनोमिनेटर ही उठा लेंगे, ओपन लूप दिया है तो 1 प्लस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन करके बराबर 0 कर देंगे, इसका डिनोमिनेटर 0 कर देंगे, CH इक्वेशन आ जाएगी, उसके रूट निकालेंगे हम लोग, यहाँ पुटअप करेंगे या j ओमेगा एक्सिस को प्लॉट करेंगे, ठीक है। j ओमेगा एक्सिस बोले तो एस प्लेन में हम प्लॉट करेंगे, एस प्लेन में प्लॉट करने के बाद में हम देख सकते हैं कि अगर जो हमारे रूट्स इधर लाई करते हैं तो सिस्टम स्टेबल है, इधर लाई करते हैं तो सिस्टम अनस्टेबल है, एक भी इधर आ गया अनस्टेबल हो जाए। मार्जिनल में
क्या होगा, सिस्टम जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं तो सिस्टम मार्जिनल होगा, लेकिन अगर जो मल्टीपल रूट आ गए तो सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। इतना काम करना पड़ेगा हमें, तभी हमें स्टेबिलिटी मिलेगी। लेकिन क्या है कि ये सब ना करना पड़े, हमें स्टेबिलिटी मिल जाए, तो उसके लिए हमें पढ़ना होगा राउथ, ठीक है, राउथ ठीक है, राउथ हर्विट क्राइटेरिया। अच्छा, ये चीज़ क्या है, अब जैसे हमें ये चीज़ जरूर सीखनी होगी कि रूट लोकल वो सॉरी जो करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस थी वहाँ से स्टेबिलिटी हम क्यों नहीं निकालते हैं, उसके बाद हम रूट राउथ हर्विट क्राइटेरिया पे क्यों गए। तो राउथ हर्विट क्राइटेरिया एक ऐसी टेक्निक है जो हमें क्या करती है, डिटरमाइन करती है स्टेबिलिटी ऑफ द सिस्टम विदाउट द फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशंस। If you have the transfer function or characteristic equations of a system, you can find out the stability of the system by using the Raoult-Harvey criteria without finding the roots of the characteristic equations. If you want to find the stability of the system, you have to find out the roots of the characteristic equations and plot these roots into the S-plane. And if all the roots of the characteristic equations lie left side of the j omega axis, then the system is stable. In case if any one of the root of characteristic equations falling on the right side of the j omega axis, system becomes unstable. If the roots are lying on the j omega axis, system may be marginal stable, but if the multiple roots are lying on the j omega axis, system will be unstable, because multiple roots are going to reflect in the impulse response with multiplication of time t. If the time multiplication of time t, it means कि graph is going to infinity, like एक्सपेंड करता हुआ ग्राफ होगा हमारा, जो कि अनस्टेबल बनाएगा सिस्टम को। तो अब हम अगले वीडियोस में देखेंगे कि राउथ हर्विट क्राइटेरिया की क्या कंडीशंस होती हैं और क्या उसका इम्पोर्टेंस होता है। तो राउथ हर्विट क्राइटेरिया से हम देखेंगे कि हमारा सिस्टम, हमको रूट नहीं निकालने, रूट के निकाले बगैर हम सिस्टम की स्टेबिलिटी पे बात करेंगे। राउथ हर्विट की क्या लिमिटेशंस हैं, तो उसके बाद हम रूट लोकस पे जाएंगे। तो स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट यहीं पे हमारा है। तो रूट लोकस एक बार हम देख लेंगे तो हमारे पूरे सिस्टम की स्टेबिलिटी की एनालिसिस हो जाती है। कंप्लीट एनालिसिस करनी है तो हमें रूट लोकस देखना होगा, लेकिन रूट लोकस तक हम कैसे जाएंगे, हमें तो इस चीज़ को बुक में सर्च करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो है क्या, एक्चुअली हमारे पास सिस्टम था, मैथमेटिकली भी हम उसकी स्टेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते थे इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल के, लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट था। तो हमने क्या किया, CH इक्वेशन से उसके रूट्स को निकाला। जैसे हमने जो अभी एग्जांपल्स में 1 2 3 ये सारी चीज़ें देखी थी, तो चाहे रूट्स हम प्लॉट करके देख लें स्टेबल होगा, चाहे उसका हम इम्पल्स रिस्पॉन्स निकाल के देख लें स्टेबल होगा। तो दोनों चीज़ें हैं, तो इम्पल्स रिस्पॉन्स हम क्यों निकालें, हम सिंपली उसके रूट निकालते हैं। लेकिन अगर जो जैसे जैसे ऑर्डर इंक्रीज होता जाएगा, इम्पल्स रिस्पॉन्स वो रूट्स निकालना भी डिफिकल्ट होता जाएगा। तो रूट्स निकालना डिफिकल्ट हो रहा है, तो हम सिस्टम की एनालिसिस राउथ हर्विट क्राइटेरिया से करेंगे। राउथ हर्विट क्राइटेरिया को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में विद राउथ हर्विट क्राइटेरिया, विद फुल एनर्जी, फुल कंसंट्रेशन के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।